हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अर्जुन सर और आप देख रहे हैं अपना सुंदर सा प्यारा सा एजुकेटिव इन्फॉर्मेटिव चैनल फिजिक्स बाय अर्जुन सर। तो आज की वीडियो जो है बच्चों 9th क्लास के लिए है और टॉपिक का नेम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक पूरी जो है ये जो वीडियो बन रही है, एक वीडियो के ऊपर मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा और उम्मीद करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को देखोगे और आपका जो भी डाउट है इस ग्रेविटेशन से रिलेटेड ये आपका क्लियर होने वाला है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे ग्रेविटी की, फिर हम बात करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। तो इट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? एक फिनोमिना है, अ फिनोमिनन दैट एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other object. Phenomenon that every object in the universe attracts every other object is called gravitation. इस फिनोमिनन को, यानी ऐसा फिनोमिनन कि कहीं भी हम यूनिवर्स में चले जाएं तो यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। और ये जो अट्रैक्ट करने वाला जो फिनोमिनन है, इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशन जो होता है ये तो फिनोमिनन हो गया, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between two bodies is called gravitational force. तो दैट मीन्स हम इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो एक बॉडी दूसरी बॉडी को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये क्या क्या इसकी फीचर्स हैं। नंबर 1, देखो हम बात कर रहे हैं दो बॉडी की। सपोज करो ये m1 मास वाली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है m2 मास वाली बॉडी, और दोनों बॉडी के बीच का जो सेंटर की जो डिस्टेंस है से यहां पर r है, ठीक है ना। तो ये बॉडी m1 बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी और ये बॉडी जो है इस बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी, और दोनों फोर्स, ये बॉडी जितना फोर्स इस बॉडी पे एक्सर्ट कर रही होगी उतना ही फोर्स ये बॉडी इस बॉडी पे एक्सर्ट कर रही होगी। इट मींस दोनों जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, एक बॉडी जो दूसरी बॉडी पे एक्सर्ट कर रही है, दोनों ही मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम बात करते हैं कि ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या क्या इसकी फीचर्स होती हैं। नंबर 1, या तो ये हमेशा क्या होता है बच्चों? अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। नंबर 2, ये होता है बच्चों हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स मीनिंग का, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये फोर्स दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है हमेशा उसके अलोंग लगता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स है।
ओके इसके अलावा और क्या होता है? देखो ग्रेविटेशन फोर्स जो है अगर दुनिया में हम बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है सबसे वीक फोर्स होता है। तो इट मींस इट इज द मोस्ट वीक फोर्स इन द यूनिवर्स, सबसे वीक फोर्स। और यूनिवर्स में हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, सबसे वीक फोर्स होता है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स होता है बच्चों, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब आप बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मींस जब हम सपोज करो कि पाथ इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो गया कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। देखिए एक तो बात हो रही है पाथ इंडिपेंडेंट होता है और दूसरी बात होती है कि एक जब कंप्लीट पाथ में हम ट्रेवल करते हैं, यानी क्लोज पाथ में अगर हम यहां से यहां तक ट्रेवल कर लेते हैं तो टोटल जो है वर्क डन जो है इस फोर्स के द्वारा क्या होता है? जीरो होता है। इट मींस अगर बॉडी जो है इस लेवल से इतने ऊपर जाए तो उस पे अर्थ कुछ वर्क डन करेगी और फिर वही बॉडी जो है उसी लेवल पे आ जाए कि ऐसे समझ लो कि यहां से इतनी हाइट पे गई और वापस वहीं पे आ गई, तो इस कंडीशन में जो टोटल वर्क डन होगा किसके द्वारा? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो ऑलवेज जीरो होगा। और जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है उसको हम बोल देते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स। तो इट मींस ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, नंबर वन। नंबर टू सेंट्रल होगा। सेंट्रल का मीनिंग हो गया कि दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। तीसरा हमने बोला कि मोस्ट जो है वीक फोर्स होता है इन द यूनिवर्स। और चौथी बात हमने की कि ये फोर्स जो है क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ओके तो बच्चों नेक्स्ट ग्रेविटेशन के बाद हम बात करेंगे ग्रेविटी की। ठीक है, हम बात करेंगे ग्रेविटी क्या होती है। तो देखिए सपोज करो कि दो बॉडी है और दो बॉडी में से अगर एक बॉडी क्या है? अर्थ है और कोई दूसरी बॉडी है m मास की। तो अर्थ जो है हमने कहा कि दो बॉडी के बीच में हमेशा क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है ना, लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन होता है ये फिनोमेना तो यही कहता है। अगर दोनों बॉडी में से एक बॉडी जो है अर्थ है तो तब इस फिनोमिना को हम बोलेंगे बच्चों ग्रेविटी। ठीक है ना, और जो ये फोर्स उनके बीच में लगेगा, यानी जिस फोर्स से अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट फोर्स विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे और इस फिनोमिना को हम ग्रेविटी बोल देंगे। कब? अगर दोनों बॉडी में से किन्हीं दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रेविटी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बच्चों और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो बॉडी के बीच में, सपोज करो एक बॉडी ए है और ये बॉडी बी है एंड बोथ आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बॉडी ए हैविंग मास m1, बॉडी बी हैविंग मास m2। तो इन बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट फोर्स नंबर वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडी। दोनों बॉडी की मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर वन। एंड नंबर टू इनडायरेक्टली proportional indirectly proportional to the square of the distance between them। एंड सेकेंड क्या होता है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो दो बॉडी के बीच में है,
दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी क्या होगा, इनवर्सली होगा और उसके स्क्वायर की होगा। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि जितनी ज्यादा हैवी मास की बॉडी होगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स उन दोनों बॉडी के बीच में होगा। जितनी लाइटर बॉडी होंगी उतना कम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उन दोनों बॉडी के बीच में होगा। सेकंड थिंग, अगर दोनों बॉडी को, लेट अस से बॉडी ए एंड बॉडी बी को हम जितना क्लोजर लाएंगे, इसका मीनिंग क्या है कि जितना हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो उतना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना हम इन बॉडी को क्या करेंगे, अब वी विल कीप दिस बॉडी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो as much as farther we will keep these bodies, the force of gravitation between them will keep on decreasing। ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हैं और इन दोनों को अगर हम जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write F is directly proportional to m1 into m2 by में r स्क्वायर। ये हो जाएगा दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला लें। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से ये बन जाता है। और यदि हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को हटाना है तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट को अज्यूम करना होता है और यहाँ पे कांस्टेंट हमने लिख लिया कैपिटल G, दैट इज m1 m2 ओवर में r स्क्वायर हो गया बच्चों ये। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विच इज इक्वल टू दी जी m1 m2 ओवर में r स्क्वायर, वेयर g क्या है, कांस्टेंट है। g क्या है बच्चों, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस g की यूनिट क्या हो जाएगी। अगर g की यूनिट बनानी है हमने तो g के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये यहां आ गया एफ आर स्क्वायर और बाई में क्या हो गया m1 m2। तो हम बात करेंगे एस आई यूनिट ऑफ g, तो क्या हो जाएगी बच्चों, इससे फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या है, मीटर, और मीटर स्क्वायर है इसका तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय में क्या है, मास इनटू मास, दैट इज किलोग्राम का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं केजी और इसकी पावर -2। ठीक है ना। तो ये किसकी यूनिट होगी बच्चों, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यूनिवर्स में आप किसी भी पार्ट में चले जाओगे तो जी की वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगी। जी मींस कैपिटल जी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो जी इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, यानी कि जी की ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी आप यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में अगर आप चले जाओ। ठीक है, तो ये तो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बात करेंगे हम इसकी इंपॉर्टेंस की। ओके, तो नाउ आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट मीन्स कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं। तो ये लिखी हुई बच्चों यहाँ पे, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। देखो हर प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो कौन ऐसे उनको करने के लिए जो है मतलब हेल्प कर रहा है, तो एक्चुअली ये हेल्प कर रहा है कि अगर हम बात करें तो सन जो है सेंटर में होता है और इसके अराउंड जो है क्या होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलिप्टिकल पाथ में। तो एक जो है फोर्स जो उनको इस इलिप्टिकल पाथ में बना के रखता है, यानी इन जो उनकी ऑर्बिट्स है उन ऑर्बिट्स में उनको बना के रखता है, वो होता है सेंटीपिटल फोर्स। और ये सेंटीपिटल फोर्स उनको कौन देता है, ये सेंटीपिटल फोर्स उनको जो सन के कारण जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो सन का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है यानी फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है हर प्लेनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। वन सेकेंड थिंग, फोर्स दैट बाइंड अस। देखो, वी ऑल आर ऑन द अर्थ एंड वी ऑल आर बाइंड ऑन द अर्थ। इट इज बिकॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम सबको अर्थ में बांधे रखा हुआ है, ठीक है। अगर इमेजिन करो कि ये फोर्स नहीं होता, तो ये फोर्स नहीं होता तो हमारा जो है अर्थ में बाइंड होना इम्पॉसिबल होता। न जाने कि हम जो है यूनिवर्स में कहाँ कहाँ जो है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में या दूसरे प्लेनेट से किसी अगले प्लेनेट में ऐसे ही जो है एक उड़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है अर्थ के ऊपर बाइंड है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, यानी अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट है, देखो अर्थ में एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर से यहाँ लाइफ है। अब ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्यों है, इसका भी रीजन वही है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो जो एक एयर का मिक्सचर्स है उनको जो है क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। अगर इमेजिन करो, मान लो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत कम होती तो क्या यहाँ पर एटमॉस्फेयर पॉसिबल होता? बिल्कुल नहीं होता। जस्ट लाइक द मून, जैसे मून पे अगर हम चले जाएं तो वहां पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। अब वहां पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि वहां पर जो मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, जिसको हम बोल देते हैं कि लगभग वहां पर 1/6 रह जाता है जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी बहुत कम, यानी लगभग हम मानते हैं कि 2 पॉइंट जो है समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड वहां की एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी जो है प्लैनेट्स की या किसी भी जो है सैटेलाइट की अपनी एक क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है, कि अगर हम उस वेलोसिटी से बियॉन्ड यानी उससे ज़्यादा वेलोसिटी को किसी भी बॉडी को उसके सरफेस से प्रोजेक्ट कर दें तो वो फिर बॉडी जो है उस प्लेनेट में या उस सैटेलाइट में दोबारा कभी रिटर्न नहीं होती है, ठीक है। तो उस मिनिमम वेलोसिटी को, जिस मिनिमम वेलोसिटी को हमें किसी बॉडी को उस प्लेनेट या सैटेलाइट की सरफेस से अगर प्रोजेक्ट कर दें और वो दोबारा वापस ना उसमें आए तो उस वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे मून की जो एस्केप वेलोसिटी है बच्चों बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। यही रीजन है कि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, या हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है। कम क्यों है? साइज छोटा है। जैसे हमने बोला था ना कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के, मास कम तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम। दूसरा क्या है, हम बात करेंगे अगले पॉइंट की कि द सी टाइड्स। देखो सी टाइड्स, जो सी टाइड्स होते हैं यानी कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है, तो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो अक्सर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून। जैसे सन एंड मून अर्थ के क्लोजर होती हैं, मून क्लोजर होगा तो वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा। फिर अर्थ की ग्रेविटी के कारण उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो टाइड्स सी के ऊपर होते हैं वो अक्सर किसके कारण हो जाते हैं, इनका जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो होता है या तो सन के या मून के, जो भी जो है अर्थ के क्लोजर आ जाता है जब। नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ रेन्स, भाई रेन का जो है अर्थ में होना, स्नोफॉल का जो है अर्थ की तरफ आना, ये सब किसके कारण पॉसिबल है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ओवरऑल हमने देखा, देखिए यहां पर क्या है बच्चों कि ये इंपॉर्टेंस है किसकी, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पर एक बात और समझना है, देखिए हम बात कर रहे हैं अर्थ की, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अर्थ की तो ये अर्थ है और ये जो है लेटेस्ट से मून है, ठीक है। तो मून, हमने कहा कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि पहले मैंने क्या बोला था कि देखो अर्थ जो है मून को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी, इसी तरह मून जो है अर्थ को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी, और दोनों फोर्स यानी जो फोर्स बाई जो अर्थ है और जो फोर्स बाई जो मून है, ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे।
तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है जबकि अर्थ मून के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा है? तो देखिए, इसको हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से समझें तो F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, तो यहां से देखें अगर हम, तो A इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? F, A इक्वल टू F ओवर में m। तो यहां पर एक्सेलरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास का, मींस मोर इज द मास लेस इज द एक्सेलरेशन, लेस इज द मास मोर इज द एक्सेलरेशन। अर्थ और मून के कंपैरिजन में अगर हम दोनों का कंपेयर मास करें तो मून का मास बहुत कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ द अर्थ, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन जो है क्या होगा? मून का ज्यादा होगा। तो यही रीजन है कि मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट है बच्चों फ्री फॉल। तो हम बात करेंगे फ्री फॉल, किस स्टेट को हम फ्री फॉल कहते हैं, और जब कोई बॉडी फ्री फॉल की स्टेट में होती है तो फिर एक नया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो देखो, कोई भी बॉडी, मान लो हम सपोज करो यहाँ पे मार्कर की बात करते हैं कि अगर मार्कर जो है इस तरह से फ्रीली फॉल की स्टेज में है, मीन्स इट इज फॉलिंग टू द अर्थ फ्रीली only under the action of, only under the action of, only हम बात करेंगे freely, only under the action of force of gravity, तो then the body is said to be in फ्री फॉल स्टेट। तो हम उस कंडीशन को यानी उस स्टेट को हम बोलते हैं कि बॉडी क्या है? फ्री फॉल की स्टेट में है। अब बॉडी देखो जब फ्री फॉल की स्टेट में है जिसमें केवल एक फोर्स वर्क कर रहा है, और कौन सा फोर्स? अर्थ का फोर्स, कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए बॉडी जो है फ्रीली जो है अर्थ की तरफ फॉल होती जाती है। तो उस कंडीशन में बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगी। देखिए, बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, रीजन कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जब उल्टा बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। इसीलिए आपको दिखता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और मैक्सिमम हाइट के जब मैक्सिमम हाइट कोई भी बॉडी अटेन कर लेती है तो उस मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो देन बॉडी स्टार्ट टू फॉल अगेन टू द अर्थ, बॉडी दोबारा अर्थ की तरफ रिटर्न हो जाती है। ठीक है ना? तो कहने का मीनिंग है कि जब बॉडी फ्री फॉल की स्टेट में है तो धीरे 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 जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसका मीनिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है और वेलोसिटी किस रेट से चेंज होती है तो वहां पर एक नई क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन होता है, एंड दैट न्यू क्वांटिटी जो है, अगर हम बात करेंगे बच्चों, एक नई जो क्वांटिटी होगी उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ड्यूरिंग द फ्री फॉल वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, and due to change in velocity and acceleration exerts by the gravity। तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन जो है वहां पर जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो क्या करती है? ग्रेविटी उसको एग्जर्ट करती है। किसके ऊपर? जो भी बॉडी किस में होती है? फ्री फॉल की स्टेट में होती है। अब बात करते हैं कि दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ। और इसको कॉमनली जो है क्या? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और इस जी की जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर होगी, यानी कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल की स्टेज में है तो इस जी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑलवेज अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। ठीक है ना? तो बात करेंगे इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम अगर अर्थ के आसपास की बात करें, यानी अर्थ के सरफेस के आसपास की बात करें, तो जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, और ये वैल्यू जो है होती है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन की जो है ऐसा यूनिट होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सरफेस के आसपास कांस्टेंट होती है। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये जी है क्या इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहती है, यानी कि अगर हम अल्टीट्यूड की तरफ जाएं, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएं, या अर्थ की सरफेस के
डाउनवर्ड यानी सेंटर की तरफ जाए तो फिर इस g की वैल्यू में क्या चेंज आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। ओके, तो अब बच्चों हम बात करेंगे g स्मॉल g, जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g कैपिटल G जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो कौन सा रिलेशन है, कैसे उसको हम डिराइव करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि एक अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ये बॉडी जो है अर्थ के सरफेस के आस पास है बिल्कुल, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जितनी अर्थ की रेडियस होगी उतना जो है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। इस बॉडी का मास हमने स्मॉल m ले लिया और अर्थ का मास हमने क्या ले लिया, कैपिटल M ले लिया, ठीक है ना। मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M, मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉडी एंड द अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। किसके इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उस कंडीशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण जो क्या हो गया, ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी between the earth and the body, ये किसके इक्वल हो गया, F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, G m1 m2, G m1 हमने इस बॉडी का मास ले लिया, m2 मास ऑफ द अर्थ और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज आर स्क्वायर। अगर हमारे पास देखो, पहली बात तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। क्या कह रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अर्थ और किसी बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, तो वो ये हो गया F इक्वल टू G m स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी एंड कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां क्या हो गया, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। कहने का मीनिंग है कि दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। ओके, अब ये बॉडी जो है m मास की बॉडी, इस बॉडी को जो है अर्थ एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अगर हम उसको देखें किससे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, according to Newton's सेकेंड लॉ, तो ये फोर्स जो है किसके इक्वल होना चाहिए, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल होना चाहिए। और F इक्वल टू हम मास क्या है भाई, उस बॉडी को, फोर्स मीन्स किसी भी बॉडी पे कोई बॉडी कितना फोर्स लगाती है, जितना उस बॉडी का मास होता है और जितना उसका एक्सेलरेशन होता है। तो ये बॉडी का मास हमने कितना लिया हुआ है, स्मॉल m, और इस पे एक्सेलरेशन यानी अर्थ के कारण एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो, f की वैल्यू mg है, इस f की वैल्यू mg को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं बेटे, mg, यानी यहां पर हमने mg ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वल टू g m, ये हो गया आपका स्मॉल m कैपिटल M और ओवर में r स्क्वायर, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, तो g इक्वल टू हो गया बच्चों g m ओवर में r स्क्वायर। तो ये दोनों में रिलेशन आ गया, कैपिटल M और स्मॉल, सॉरी कैपिटल G और स्मॉल g में ये रिलेशन है। अब यहां पर देखिए आप इस फॉर्मूले से g किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो g क्या g पे डिपेंड कर रहा है, एक तो g तो कांस्टेंट है, ये तो हर जगह कांस्टेंट रहता है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट होगा, r जो है r मींस यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस मींस रेडियस है यहाँ पर, तो यानी g जो है रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है का क्या मीनिंग है कि इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है g की वैल्यू अर्थ की रेडियस जैसे जैसे चेंज होती है, कब, अगर हम कहीं पोल से इक्वेटर पर या इक्वेटर से पोल पे जाएंगे
तो कैसे जी की वैल्यू चेंज होती है उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या देखा बच्चों हमने कि जो रिलेशन है जी जो है किसी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द बॉडी तो हमने स्मॉल m लिया हुआ था, तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए अगर दो बॉडी है, एक स्मॉलर बॉडी है, लाइटर बॉडी है, और एक हैवियर बॉडी है, और दोनों को सपोज करो एक सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए, सेम हाइट से ड्रॉप किया जाए, तो क्या उनकी ग्राउंड पे लैंडिंग जो है सेम टाइम में होगी या अलग अलग टाइम में होगी, ठीक है। या हैवियर बॉडी पहले रीच करेगी या लाइटर बॉडी पहले रीच करेगी, ठीक है। लेकिन बशर्ते यहां पर अगर कंडीशन क्या हो, पूरा जो स्पेस है कैसा हो, वैक्यूम हो, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे बेटे भाई ये दोनों बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है, किसके कारण आ रही है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन बाय द ग्रेविटी, यानी अर्थ इनको जी है, जी एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यानी कि जी जो है इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, और जी की वैल्यू अगर इस पे जो है इतनी लग रही है, सपोज करो इस हाइट पे, तो यहां पर इस पे भी जी उतना ही लगेगा, जितना इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा। तो कहने का मीनिंग है कि दोनों बॉडी सेम टाइम पर लैंडिंग करेंगे, ठीक है। यहां पर ये मैटर नहीं करता कि कौन सी बॉडी लाइटर है या कौन सी बॉडी हैवियर है, ठीक है। बोथ विल लैंड ऑन द ग्राउंड एट सेम टाइम बिकॉज जी ऑन बोथ acting with the same value and that is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर if they are near the earth surface, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हर एक बॉडी पे जी सेम लगता है, ये जी जो है बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ओके तो बच्चों हम बात कर चुके हैं, देखो रिलेशन बिटवीन जो स्मॉल जी है एंड कैपिटल जी के बीच में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जो जी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू किस तरह से वेरी होती है, क्या ये हर जगह कांस्टेंट होता है या फिर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो डेफिनेटली हम बात करेंगे कि ये जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे पहले वेरिएशन विद अल्टीट्यूड, किससे कि हम अर्थ की सरफेस से यानी अर्थ के सेंटर से या सरफेस से हम जैसे जैसे हाइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइट की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू यानी जी स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सीधे सीधे देखो हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है भाई, F इक्वल टू जी एम बाई में जी एम बाई में क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम देखो सॉल्यूशन करेंगे इस चीज को, अगर हम लेके चलेंगे कि किस तरह से इसकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ेंगे, तो हम इन दोनों वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे भी, देखो ये रिलेशन में अगर देखूं तो G इक्वल टू क्या बताया था आपको, जी एम, ठीक है, बाई में आर स्क्वायर बोला था, ठीक है ना। अब G की वैल्यू देखो क्या है, R के सीधे सीधे यहां पर देख रहे हैं आप इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R मीन्स आपको बोला था डिस्टेंस, ठीक है। अब ये R की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि G की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां पर जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्चुअली ये डेरिवेशन आपके पास नहीं है। तो R प्लस एच यानी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो है G की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इट मीन्स कि एज वी मूव टूवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम जब अर्थ की सरफेस से डाउनवर्ड यानी सरफेस से नीचे सेंटर की तरफ जाएंगे तब इसकी वैल्यू क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ऑब्वियसली यहां दोबारा हम फिर कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो है क्या होती है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो अगेन वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और इसके लिए जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आता है कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्या होगा, डेप्थ बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू कम होगी, है ना, कम होगी। तो मैंने यानी कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहां पर R इंक्रीज होता जा रहा है, R इंक्रीज होगा यानी डेप्थ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। R तो कांस्टेंट है, रेडियस हो गया, ठीक है,
ये डेप्थ जैसे जैसे क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, तो ज्यादा क्वांटिटी इसमें से क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, ज्यादा क्वांटिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये ऑब्वियस है जी की वैल्यू कम हो जाएगी एज वी मूव इनटू द अर्थ इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो यहां पर क्या है देखो, जी डी इज इक्वल टू लिखा हमने जी 1 माइनस में डी बाई में आर। इट मीन्स डी मीन्स डेप्थ जो है इंक्रीज होगी, तो ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, तो ज्यादा 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, ज्यादा 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो जी डी की वैल्यू क्या होगी, नेचुरली कम हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे, सिंपली आपके पास क्या है कि सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब देखो, अगर हम ठीक सेंटर पे पहुंच जाए, तो अगर ठीक सेंटर पे पहुंच जाए तो उस कंडीशन में जो डी है वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, रेडियस ऑफ द अर्थ। भाई यहां से चलते चलते आप यहां पहुंच गए, तो कितनी डिस्टेंस, कितनी डेप्थ अंदर चलेंगे हम, आर डेप्थ अंदर चलेंगे। तो अगर हम यहां पर वैल्यू रखते हैं तो जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जी 1 माइनस में डी आर के बराबर हो गया, तो ये आर हो गया, तो इक्वल टू जी 1 माइनस में आर बाई आर वर्क कितना हो गया 1, एंड जी इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या है, बिल्कुल जब आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो जो जी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अगर अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो वेट क्या होगा, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे जब वेट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो वेरिएशन विद डेप्थ डिक्रीज, वेरिएशन विद अल्टीट्यूड डिक्रीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिएशन विद शेप। अर्थ का जो शेप है बच्चों कुछ ऐसा है, इलिप्टिकल है, बिल्कुल जैसे आप ग्लोब देखते हैं क्लास में वैसा शेप नहीं है इसका, कुछ इस तरह का इलिप्टिकल है। तो यहां पर ये इसकी रेडियस होगी और यहां पर ये इसकी रेडियस होगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं पोल की, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, इक्वेटर की। तो अगर हम बात करेंगे इक्वेटर पे, आपसे पूछें कि इक्वेटर पे या अगर हम बात करें पोल पे, तो कहां पर आपको रेडियस ज्यादा दिख रही है, तो ओबियस है आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, यानी रेडियस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट द पोल। तो इसका क्या लॉजिक बनता है, देखो इसका लॉजिक बनता है ठीक इस रिलेशन पे आ जाओ, जी एम बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो जहां पर रेडियस ज्यादा है जी की वैल्यू कम, जहां पर रेडियस कम है वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा। तो रेडियस कम कहां पे है, पोल पे, तो पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। इसका मीनिंग है कि जो जी है पोल पे वो ग्रेटर देन होगा जी एट इक्वेटर पे। तो यहां पर जी की वैल्यू कम है क्योंकि रेडियस ज्यादा है, यहां पर पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि रेडियस कम है इन कंपैरिजन ऑफ द इक्वेटर। तो इस तरह से जी की वैल्यू शेप पे भी डिपेंड करती है अर्थ के। जी की वैल्यू और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, बट वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था वेरिएशन ऑफ जी। अब हम बात करेंगे वेट एंड मास की। ओके बच्चों, लास्ट टॉपिक है इसमें मास एंड वेट की हम बात करेंगे। ठीक है, मास क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जो है मैटर की कितनी क्वांटिटी है, यानी उसके अंदर लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस का सम कितना है, ऑल दैट मेक्स द मास ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेनिंग बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ दैट बॉडी। या हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी का मास जो एक मेजरमेंट होता है, किसका मेजरमेंट होता है बेटे, उस बॉडी की इनर्शिया का। इनर्शिया क्या होता है, सिंपली आपको पता होना चाहिए इस चीज का कि इनर्शिया होता है कि किसी बॉडी के अंदर कितनी एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी, टू अपोज ऑफ एनी चेंज। मतलब उसमें हम किस जो चेंज ला रहे हैं उसकी रेस्ट की स्टेट में, उसके मोशन की स्टेट में, या उसके किसी डायरेक्शन के स्टेट में जब हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो बॉडी उसका अपोज करती है। तो वो कितना अपोज करती है, वो अपोजिंग जो एबिलिटी है उसकी, वो इनर्शिया होता है। और इनर्शिया मेजरमेंट है किसका, मास का। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, मीन्स उस पर उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मास जो है एक टाइप से हमने बोला कि मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, जबकि दूसरी तरफ जो आपका वेट है ये प्रोडक्ट होता है मास और जी। जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी W इक्वल टू अगर हम लिखें तो W इक्वल टू हो गया आपका
mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरी तरफ जो है मास एक क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि दूसरी तरफ जो वेक्टर जो आपका वेट है, इसकी जो है डायरेक्शन भी होती है। देखो वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट किस तरफ डायरेक्शन है इसकी, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मास की किलोग्राम होती है, जबकि इधर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अगर हम बात करें कि मास को किससे मेजर किया जाता है बच्चों, तो मास को मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से, ये जिसको फिजिकल बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि दूसरी तरफ वेट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, जिस डिवाइस को बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अब बात करते हैं मास जो है कांस्टेंट। देखो मास जो है हर जगह कांस्टेंट रहता है, मास चेंज हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन में चेंज हो सकता है कि देखो रेस्ट मास के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, m नॉट इज इक्वल टू m स्क्वायर रूट 1 माइनस में v स्क्वायर y में c स्क्वायर। ये बॉडी का रेस्ट मास होता है, और ये रेस्ट मास चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, बशर्ते तब तक जब तक बॉडी की जो स्पीड है, उस बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन उसके मतलब उसके आसपास ना हो जाए। अगर उसके पास अगर लाइट की मतलब उसकी स्पीड, उस बॉडी की स्पीड अगर मान लो लाइट की स्पीड से जो मूव करना शुरू कर दें, तो उसका रेस्ट मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अदरवाइज हम बोलते हैं कि मास ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, क्योंकि इतनी वेलोसिटी बहुत कम पार्टिकल की होती है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये इतनी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लाइट की स्पीड से क्या होती है, इनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। तो मास ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी मास तभी चेंज होता है जब किसी बॉडी की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। दूसरा होता है वेट आपका वेरिएबल है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। अगर हम वेट की बात करें, देखें सेंटर ऑफ द अर्थ पे, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे आपका वेट क्या होगा, क्योंकि हमने कहा था कि सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ठीक अर्थ के सेंटर पे आपका वेट 0 हो जाएगा। इसी तरह हम वेट ऑन द मून की बात करें, वेट ऑन द मून क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑन द मून जो आपका अर्थ पे जो वेट है उसका जो है 1/6 रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपका जो है यहाँ पर वेट ऑन द अर्थ जो है 60 न्यूटन है से, ठीक है। तो वेट ऑन द मून जो है आपका हो जाएगा 60/6, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन आपका वेट रह जाएगा कहां पर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये क्यों आपका वेट कम होता है, क्योंकि मून का साइज अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए वहां पर जो जी की वैल्यू है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जो ड्यू टू मून लगती है, वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 रह जाती है। तो ये तो था बच्चों ग्रेविटेशन टॉपिक। तो आई होप आपको ये समझ आएगा और अच्छी तरह आएगा, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से इसको एक शॉर्ट में जो है कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।